आज हम लोग जो एनसीईआरटी बुक से जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में क्लास 11 में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेज, जो कि एस.टी. वर्मा के बुक में एक अलग से चैप्टर भी दिया गया है, तो उसमें तुम देख सकते हो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है तुमको, इसके बारे में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। द अमाउंट ऑफ हीट, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफिनीशन चाहें तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द temperature of 1 kg substance by 1 Kelvin is called specific heat capacity of गैस ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो अभी तक जैसे कि हम लोग स्पेसिफिक हीट जैसे वाटर का है, तो वाटर का जैसे 4200 जूल पर केजी पर केल्विन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ पर फिर गैस के लिए अलग से फिर पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम लोग अपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट को याद करें तो वो होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो हीट जो रिक्वायर्ड है, ये हीट इंथैल्पी, हीट रिक्वायर्ड हीट है तुमको, ये हीट चेंज इन हीट। तो हीट जो है तुमको ये, और ये जो तुमको टेम्परेचर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तुमको टेम्परेचर चेंज के लिए होता है, चेंज इन टेम्परेचर से रिलेटेड चीज है। तो ये जो तुम्हारा है, तो इसमें कितना चेंज होगा इसको भी हम लोग फिर और भी टर्म से इसको भी डिफाइन करेंगे। और तो ये जाहिर है कि इस बात पर डिपेंड करता है कि डेल्टा डब्ल्यू कितना है। तो हीट की जो रिक्वायरमेंट है ये डेल्टा डब्ल्यू के आधार पर ये क्या हो जाएगी, वर्क फॉर गैस डेल्टा डब्ल्यू इज प्रोमिनेंट, मतलब इज remarkable. So according to different processes delta H is different to increase the temperature of substance और स्पेशली गैसेस by 1 केल्विन। और जहां तक कि लिक्विड, सॉलिड लिक्विड के लिए ज्यादा डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट वेरी रिमार्केबल। डेल्टा डब्ल्यू फॉर सॉलिड लिक्विड इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड, इसलिए बहुत वैल्यू में चेंज नहीं होता है, जिसमें चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम होगा। लेकिन गैस के लिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो गैस के लिए इसका मतलब कि सो मेनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस आर डिफरेंट। ये डिफरेंट होता है, इसमें हीट कैपेसिटी भी तुम वो प्रोसेस के मुताबिक डिफरेंट होगा। अब जैसे कि दो प्रोसेस जो सामान्यतः हम लोग कंसीडर करते हैं, जैसे कि डिफरेंट प्रोसेस मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है और जिसमें कि कांस्टेंट प्रेशर होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में जिसमें कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दो प्रोसेस आपको ज्यादा प्रोमिनेंट है। और इसके अलावा जैसे प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सबों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो
मेनली दो प्रोसेस जो है तुम्हारा, एक और तुमको इस पे हीट कैपेसिटी जो कि तुम्हारा है, तो दो प्रोसेस के लिए हम लोग जनरली जिसको हम लोग कहते हैं जो कि एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके अलावा और भी प्रोसेसेस हो सकते हैं, तो सभी के लिए हम लोग क्या होगा, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू है वो डिफर करेगा। तो इसी तरह से एक और हम लोग इस टर्म को डिफाइन कर सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी भी डिफाइन करेंगे, तो वह भी प्रोसेस पर ही डिपेंड करेगा। मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब 1 kg सब्सटेंस पे हम लोगों ने डील किया, और मोलर हीट कैपेसिटी में 1 मोल सब्सटेंस पे डील करेंगे, यही डिफरेंस होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट उसमें भी अलग अलग होगा ही अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, और खास करके किसके लिए, गैस। और जहां तक सॉलिड लिक्विड की बात है तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस के मुताबिक उसका चेंज नहीं होता है। लेकिन गैस के लिए जो है डेल्टा डब्ल्यू काफी स्पेसिफिक रिमार्केबल होता है, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का प्रोसेस के मुताबिक क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा डब्ल्यू डिफर करेगा, इसका मतलब कि हीट रिक्वायर्ड भी 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की आवश्यकता होगी वो भी चेंज कर जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी भी एक डिफाइन कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बाद मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन होगा। और मोलर हीट कैपेसिटी, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डिफाइन करेंगे हम लोग। तो पहले मोलर हीट कैपेसिटी एक लिखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी, the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of substance by 1 Kelvin is called 1 Kelvin or 1 degree Celsius is called molar heat capacity of the substance ये मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा इस सब्सटेंस का। तो ये तुमको C जैसे हो गया, तुमको इसमें मोलर हीट कैपेसिटी जैसे तुम्हारा, इसको C से डिनोट करें तो इफ डेल्टा H हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज n mole of substance, to increase temperature, to increase the temperature of 1 mole, n mole of substance by delta T, the molar heat capacity, the molar heat capacity C is equal to delta H by n delta T, delta H by C is equal to delta H by n delta T। डेल्टा C जो है मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो गया, डेल्टा H में हीट चाहिए 1 मोल सब्सटेंस का, तो n मोल के लिए तुमको चाहिए डेल्टा H, तो 1 के लिए डेल्टा H बाय n, और इससे अगर डेल्टा T टेम्परेचर होता है 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितना चाहिए तो डेल्टा, मतलब ये यूनिटरी मेथड में अगर इसको समझना चाहे तो इस ढंग से समझ सकते हैं हम लोग। n मोल गैस का डेल्टा T टेम्परेचर चेंज के लिए डेल्टा H हीट चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए यूनिटी में, तो 1 के लिए तुमको क्या होगा डेल्टा H बाय n भी हो जाएगा और डेल्टा T से डिवाइड हो जाएगा, तो इसी को हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। मतलब n मोल के लिए तुमको डेल्टा H है तो 1 के लिए डेल्टा H बाय n, और डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ता है तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए क्या होगा, फिर डिवाइड हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं हम लोग। तो मोलर हीट कैपेसिटी हो गया तुम्हारा। अब जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी दो हम लोग ज्यादातर प्रचलित है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज सीपी कहेंगे, और एक होता है तुमको सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इन दोनों में एक रिलेशनशिप भी है, उसको भी हम लोग डिराइव कर लेते हैं इसके डिफिनेशन के साथ साथ। तो जैसे मोलर हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर पर है तो दैट इज सीपी कहेंगे हम लोग, और एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज सीवी कहलाएगा।
तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी है, उसको भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसको लिख लेते हैं। इसको रिलेशन हम लोग प्रूव करना है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, इस्टेब्लिश करना है इस रिलेशनशिप को। और जाए कि Cp क्या है यहाँ पर, C फॉर मोलर हीट कैपेसिटी, Cp मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, माइनस Cv हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp हो गया, और Cv हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर होता है ये। तो ये हो गया तुमको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया तुम्हारा दैट इज Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर। इसको तो फिर से मिटा दिए, फिर से लिख देते हैं इसको, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू आर। तो Cp हो गया तुमको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए, तो ये पहले द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ gas at constant volume to increase the temperature of gas by 1 Kelvin is called molar heat capacity of gas at constant volume, that is CV होता है, इसको कहते हैं हम लोग। तो CV कहलाएगा। तो Cv इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H एट कांस्टेंट वॉल्यूम सप्लाई कीजिए और बाय N डेल्टा T। N मोल गैस के लिए हो गया तुमको ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। तो डेल्टा H भी जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू NCV डेल T। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, from first law of thermodynamics क्या हो जाएगा ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग जानते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा W इक्वल टू 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा W क्या हो जाता है? 0 होता है। P डेल्टा V होता है वॉल्टन वॉल्यूम में ही चेंज नहीं हुआ तो वॉल्टन क्या हो जाएगा इसका? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेल्टा H भी जो हो गया दैट इज डेल्टा U हो गया। तो डेल्टा U इंटरनल हीट चेंज, तो डेल्टा H भी की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा U इक्वल्स टू NCV डेल T। ये हमारा ये इक्वेशन बन गया। डेल्टा U होगा तुमको ध्यान रखोगे इंटरनल हीट चेंज दैट इज इसका क्या फार्मूला होगा इंटरनल हीट चेंज का? NCV डेल T। ये भी एक फार्मूला होगा तुमको। N मोल गैस का अगर टेम्परेचर डेल्टा T से इंक्रीज करना है तो उसका इंटरनल हीट चेंज होगा NCV डेल T। तो ये तुम्हारा इतना एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। अब जहां तक कि है इसी को हम लोग इस एक्सप्रेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर से आगे बढ़ाएंगे तब दोनों के बीच में रिलेशनशिप आएगा। ये सीवी का हम लोग इक्वेशन फर्स्ट हम लोग लिख लिए, इसको नोट डाउन करोगे और उसके बाद सीपी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तब दोनों में रिलेशनशिप आ जाएगा। सीपी का मतलब क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है।
तो हम लोग अब एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का। द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। The heat required to increase the temperature of 1 mole of gas by 1 Kelvin at constant pressure is called molar heat capacity of gas at constant pressure। तो ये तुमको दैट इज सीपी इसको कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज सीपी। तो सीपी जो तुम्हारा हो गया, जब हम लोग ये तुमको हीट जब सप्लाई करें हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर एन मोल का टेम्परेचर डेल्टा टी बनाने के लिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो डेल्टा एच पी एट कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई करेंगे, एन मोल गैस का डेल्टा टी टेम्परेचर, तो इसका तुमको वैल्यू हो गया, तो डेल्टा एच पी इज इक्वल टू गया एट कांस्टेंट प्रेशर जब हम लोग सप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी हो गया आपका। चलिए एन सी पी डेल टी। अब जहां तक है मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का वैल्यू निकालें, तो इसको 2 नंबर लिख लीजिए। चलिए तो डेल्टा एच का एच पी हो गया तुम्हारा। अब जहां तक कि एट कांस्टेंट प्रेशर वर्क डन होता है हमको पी डेल वी, तो एट कांस्टेंट प्रेशर पी द वॉल्यूम ऑफ गैस increases by delta V, the work done delta W बराबर P डेल V, वर्क डन डेल्टा W P डेल V हो गया। अब हम लोग इसको थर्ड मान लें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अब इसको अप्लाई करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तीनों 1 to 3 से हम लोग तीनों का वैल्यू लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा एच पी एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगा दैट्स इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो देखिए डेल्टा एच पी का वैल्यू 2 नंबर में है, दैट इज इसका वैल्यू है हमारे पास एन सी पी डेल टी है, और डेल्टा यू का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में था हमारा एन सी वी डेल टी है हमारा, और इसका वैल्यू है पी डेल वी है हमारा, ये पी डेल वी है, पी डेल वी। तो आइडियल गैस इक्वेशन से या तो यहीं पर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये इसको इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ये अब हम लोग इस तीनों का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से ये तुमको रिलेशनशिप लाना है, तो पी डेल्टा वी को हटा करके हम लोग एन आर के रूप में लाना होगा, पी वी बार एन आर टी का यूज करके, तो हम लोग इक्वेशन 4 में रख के उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे इसका डेरिवेशन आगे बढ़ जाएगा हमारा। चलिए तो तीनों से इक्वेशन से हम लोग पुट कर दिए उसका वैल्यू। अब इक्वेशन 4 में हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे एन पी डेल वी का, तो हमारा आ जाएगा फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन from ideal gas equation PV बराबर nRT at constant pressure, P डेल V बराबर nR डेल T।
पुट इन इक्वेशन 4 NCP del T इक्वल्स टू NCV del T प्लस NR del T। तो NR del T ये तुम्हारा हो जाएगा। तो N del T दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, सब तरफ से, तो क्या बच गया हमारा CP इज इक्वल टू CV प्लस R या CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ये तुम्हारा रिलेशनशिप प्रूव हो गया। और R का वैल्यू कितना होता है? R का वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये गैस कांस्टेंट जो R होता है उसके वैल्यू के बराबर हो गया। तो ये तुम्हारा होता है CP माइनस CV बराबर R। और एक इसमें जो ध्यान रखने का, तो डेल्टा U जो होता है हमारा NCV del T, ये भी हमारा इसके साथ आया। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन एक प्रूव हो गया, CP और CV का रिलेशनशिप आ गया हमारा। और इसमें ये भी देखा होगा तुमको डेल्टा U का वैल्यू NCV del T किसी भी प्रोसेस में ये लागू हो जाएगा। तो ये तुमको दो प्रोसेस में हम लोग देखे, और CP और CV का वैल्यू। जहां तक कि रह गया तुमको एडियाबेटिक प्रोसेस का, एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या हो जाएगा तुमको? एडियाबेटिक प्रोसेस में तो हीट चेंज नहीं, हीट सप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस। बहुत बार लोग ये कंफ्यूज करते हैं कि जैसे हीट चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज एडियाबेटिक हो गया। जो कि अगर सडनली कोई प्रोसेस करते हैं जिससे जबकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिले दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग अब इसकी चर्चा करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस की। एडियाबेटिक प्रोसेस, the process in which no exchange of heat between system and surrounding is called adiabatic process, ADIABATIC, adiabatic process। तो जिसमें कि तुमको डेल्टा H इसमें कांस्टेंट, H कांस्टेंट होता है इसमें, H इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो डेल्टा H इक्वल्स टू 0। तो ये डेल्टा H आपका 0 होना चाहिए, इंथैल्पी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये तुमको डेल्टा H क्या रहेगा, इसका 0 रहेगा। इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी कांस्टेंट मतलब डेल्टा H इंथैल्पी चेंज 0 होना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा तुमको? अब आइसोथर्मल प्रोसेस किसको, जैसे आइसोथर्मल में डेल्टा T 0 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में, इन आइसोथर्मल प्रोसेस हीट इसमें डेल्टा H 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस जिसको कहते हैं, इसमें T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और डेल्टा T इज इक्वल टेम्परेचर चेंज 0 होता है तुमको, टेम्परेचर चेंज 0। तो ये तुम्हारा दोनों में फर्क है। और देखो टेम्परेचर चेंज नहीं होना ये मतलब कि डेल्टा हीट देना ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये जो हीट देने से वर्डन भी हो सकता है आपका, टेम्परेचर ना बदले। इसलिए डेल्टा अगर T 0 है तो ये जरूरी नहीं कि डेल्टा H भी 0 होगा। बहुत बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज करते हैं कि दोनों एक ही चीज वर्ड है, हीट देंगे तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ऐसा सोचता है, लेकिन हीट देने सिर्फ टेम्परेचर ही थोड़ी बढ़ता है, आप वर्डन भी कर सकते हैं इसका। या टेम्परेचर राइज तो आपको बिना हीट के भी होता है, जैसे कि तुमको किसी पाइप को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वर्डन से भी हीट टेम्परेचर चेंज होता है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हीट का चेंज होना और टेम्परेचर का चेंज दोनों इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है। इसलिए बहुत बार ये लोग कंफ्यूज करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में डिफरेंस क्या हुआ, कि हीट हम नहीं देंगे तो टेम्परेचर भी मेरा नहीं बदलेगा। लेकिन ये बात फिर से ध्यान रहे कि डेल्टा H जो होता है हीट देने से सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ता है, ये जरूरी नहीं है, वर्डन भी होता है। तो वर्डन आपका हो सकता है, तो उसमें हीट आपने दिया और वो वर्डन में कन्वर्ट हो गया तो डेल्टा T नहीं हुआ। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो आइसोथर्मल, अगर हीट एक्सचेंज चेंज नहीं हुआ तो तुमको क्या हो गया, हीट अगर चेंज नहीं हुआ है तो वो एडियाबेटिक। और अगर कोई प्रोसेस सडनली किया जाता है, प्रोसेस कोई सडनली हुआ एकाएक, तो तुरंत अगर होगा तो वो क्या हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। जैसे अगर टायर ब्लास्ट किया तो उससे तेजी से हवा निकलेगा,
तो वो जो प्रोसेस होगा वो बहुत सडन हुआ, उसको में कोई जो हवा जो निकल रहा है टायर से वह सडनली उसे ब्रस्ट किया तो वह एकाएक बहुत तेजी से हवा निकलेगा, तो वो एडियाबैटिक चेंज होगा, क्योंकि उसको सिस्टम उसको बाहर के एटमॉस्फेयर से अपना टेम्परेचर इक्वल करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए वो तो ये प्रोसेस इस तरह का जो सडनली होगा दैट विल बी एडियाबैटिक। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है तुमको अलग होता है। आइसोथर्मल का मतलब जब सिस्टम ऐसा स्लोली हो जिससे कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर को बराबर होने का मौका मिले, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा मेटेलिक बॉडी हो जिसे हीट एक्सचेंज हो जाए, तो ये सब तुमको एडियाबैटिक मतलब हो गया कि इंसुलेटिंग होना चाहिए। और जो सडन चेंजेज होते हैं वो एडियाबैटिक के श्रेणी में आ सकते हैं आपके। इसी चीज हम लोग अभी जो है जैसे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग जो कंसेप्ट लगाते हैं, तो इसमें हम लोग का इसके आधार पर तो गैस का है ही इक्वेशन, और भी जैसे तुमको इक्वेशन हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस में पी और भी के बीच में जो है तुमको रिलेशनशिप या टीवी के बीच में रिलेशनशिप, इन सबों के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे इन एडियाबैटिक प्रोसेस। हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे, जिसको कहते हैं पीवी टू द पावर, लिखते हैं इसको इन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। चलिए तो इसको लिखा जाए एडियाबैटिक प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा इक्वल टू होता है सीपी बाय सीवी, वेयर गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी। तो ये तुमको एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और जहां तक की बात रहा गामा का वैल्यू दैट इज सीपी बाय सीवी होगा। तो इसको कैसे हम लोग स्टेब्लिश करेंगे, इसको स्टेब्लिश करना है, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप को हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, इन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हम लोग जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और ये तो हो गया 0 तुमको, और डेल्टा यू जो होता है तुमको ये होता है एनसीवी dt, या dt डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर अगर डेल्टा dt हो, और ये तुमको होता है पीडीवी किसी भी प्रोसेस में, ये पीडीवी। अब जाहिर है कि इसमें हमको अगर तुमको पीवी में रिलेशनशिप है तो हमको टी को हटाना पड़ेगा, और जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। ये तुमको n मोल गैस का टेम्परेचर अगर चेंज किया dt से, तो डेल यू हो गया तुमका, डी यू हो गया तुम्हारा एनसीवी dt, और तुमको आइडियल गैस इक्वेशन से इसको हम लोग इलिमिनेट करेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ये हो गया तुमको डी पी वी इज इक्वल टू डी एन आर टी, तो ये हो गया तुमको u इंटू वी पी डी वी प्लस वी डी पी। यू इंटू वी का जो डिफरेंस होता है, पहले प्रेशर को बाहर किए, डी इंटू वी का जो डिफरेंशिएशन होता है तुमको मैथ के लैंग्वेज में, पहले प्रेशर बाहर होगा, इसका वॉल्यूम में चेंज प्लस वॉल्यूम इंटू प्रेशर में चेंज इज इक्वल टू, इधर एन आर तो कांस्टेंट है तो इसका क्या हो गया एन आर डी टी हो गया। तो डी टी का वैल्यू यहाँ से ले आइए, या एन डी टी का वैल्यू ले आइए, यहाँ पर जो तुम्हारा पी डी हमको यहाँ पर एन सी वी डी टी में रखेंगे इसको,
तो एन डी टी का वैल्यू ले आइए। एन डी टी का क्या वैल्यू हो गया, पी डी वी प्लस वी डी पी बाय आर हो गया तुम्हारा पी डी वी। पुट इन इक्वेशन 1 में इसको पुट कीजिए। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा, चलिए इसको मिटाते हैं, डेल्टा एच का वैल्यू हमारा है 0, तो डेल्टा एच की जगह पे 0 रख देंगे और डेल्टा यू के जगह पर था हमारा एन सी वी डी टी जो इक्वेशन 1 में, तो 0 इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन डी टी का वैल्यू वहां पर डालेंगे। तो नोट किया होगा, उससे तुमको समझने में मौका मिलेगा। इसमें तो बोर्ड पर से मिट गया, ऐसे मुझे याद है, मैं लिख देता हूं। जीरो इक्वल्स टू हो गया, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में जो तुम्हारा था, यहां पर था एन सी वी डी टी प्लस यहां पे था पी डी वी, एन सी वी डी टी, सॉरी यहीं पर रखना है ना, हाँ एन सी वी डी टी था और यहीं पर हमको एन डी टी का वैल्यू रखना था। तो एन डी टी का वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो सी वी तो रहेगा ही, एन डी टी का वैल्यू हो गया पी डी वी प्लस वी डी पी बाय आर, इसमें वैल्यू हो गया, प्लस यहां पे था हमारा पी डी वी। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू पुट कर दिया गया एन डी टी का। अब इसमें जो है एलसीएम ले लीजिए, तो आर यहाँ आ जाएगा, या आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, या तुमको, अच्छा ठीक है, 0 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा हो गया ये सी भी इंटू पी डी वी प्लस सी भी इंटू वी डी पी प्लस ये आर से मल्टीप्लाई होगा आर इंटू पी डी वी। तो ये जो पी डी वी है दोनों में कॉमन ले लीजिए और इसको इधर की तरफ भेज दीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस सी भी इंटू वी डी पी इधर की तरफ आ गया, इज इक्वल टू सी भी प्लस आर, ये फर्स्ट और थर्ड दैट इज पी डी वी, ऐसा हो गया तुम्हारा, इंटू पी डी वी, सी भी प्लस पी डी वी हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पी डी वी इसमें कॉमन हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा, तो ये तुमको इस साइड भी तो माइनस आ गया तुम्हारा, एक टर्म को इधर दे दिया गया, तो माइनस हो गया तुम्हारा, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस सी भी इंटू तुम्हारा हो गया वी डी पी, हाँ ठीक है, माइनस सी भी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी भी प्लस आर को हम लोग सी पी कहते हैं, सी पी इंटू पी डी वी ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, और सी पी बाई सी वी हो जाएगा, इसमें सबको टर्म को चेंज कर दीजिए, जैसे डी पी बाई पी हो जाएगा इधर की तरफ तुम्हारा, डी पी बाई पी, और दैट इज हो क्या है तुम्हारा डी पी बाई पी इज इक्वल टू वी को इधर दे दीजिए और सी वी को भी राइट साइड भेजिए, सी पी बाई सी वी इंटू डी वी बाई वी। यहाँ माइनस था, ये माइनस रहेगा, ये माइनस यहाँ पर रहेगा तुम्हारा जो था माइनस, ये हर टर्म में है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तुमको डी पी बाई पी, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसको सी पी बाई सी वी को हम लोग गामा कह देंगे, तो इसको लिख सकते हैं लोग माइनस डी पी बाई पी इज इक्वल टू गामा डी वी बाई वी, वेयर गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी, ठीक है। ये आई प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेज, इफ pressure and volume of gas changes from P1, V1 to P2, V2, ये तुमको चेंज करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और डी पी बाई पी लिख देंगे, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डी पी बाय पी, यहाँ हो गया P1 से ये P2 तक, दैट्स इक्वल्स टू गामा इंटू डी वी बाय वी, ये हो गया V1 से V2 तक, माइनस क्या होगा तुमको, गामा क्या होगा तुम्हारा, ये गामा इंटू पी डी पी बाई पी, डी पी बाई पी हो गया तुम्हारा इधर की तरफ, डी पी बाई पी का हो गया क्या चीज, लॉग पी हो गया, और ये माइनस भी है यहाँ पर, माइनस पी टू यहाँ है बाय पी वन, दैट्स इक्वल्स टू गामा तो हो ही गया इंटू डी वी का क्या हो गया, लॉग भी वी वन से ये वी टू तक। चलिए तो यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, लॉग पी टू माइनस लॉग पी वन
इज इक्वल टू गामा log V2 माइनस log ई बेस पर V1। तो ये तुमको बाय में आ जाएगा तुम्हारा, log में क्या होता है तुम्हारा, log में ये तुम्हारा log इधर की तरफ हो गया, माइनस को अगर बाहर कर देंगे तो माइनस log क्या होगा तुम्हारा P2 बाय P1 इज इक्वल टू गामा log V2 बाय V1। और इसमें जो पावर तुमको क्या जाता है ऊपर चला जाता है, तो P2 बाय P1 पर पावर -1 कर दीजिए, दैट्स इक्वल टू log V2 बाय V1 पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और log दोनों साइड से हट जाएगा, और माइनस का मतलब क्या हो गया, पावर तुमको, इसको हम लोग P1 बाय P2 लिख सकते हैं, -1 का मतलब हो गया, दैट इज इक्वल टू P1 बाय P2 V2 टू द पावर गामा बाय V1 टू द पावर गामा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। तो इस रिलेशनशिप को होता है जैसे दो P प्रेशर, पहला वॉल्यूम का पर पावर गामा इज इक्वल टू दूसरा, तो इसका मतलब PV टू द पर कभी भी क्या रहेगा, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। ये तुम्हारा रिलेशनशिप क्या हो गया, अचीव हो गया। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में कभी भी क्या होता है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये तुम्हारा एक रिलेशनशिप हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। और जैसे कि अब तुमको रिलेशन हम लोग को चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस में, अगर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप चाहिए हमको, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में तो हो गया PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर दूसरा रिलेशनशिप टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में चाहिए, तो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में चाहिए तो क्या कर देंगे हम लोग, टेम्परेचर और वॉल्यूम को ले आएंगे PV और एनआरटी की मदद से, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते, जैसे करके दिखाते हैं हम लोग। अभी इस्टेब्लिश जो किए, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब है तुमको ये तुम्हारा हो गया, और रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर इसको एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना है, तो हम लोग को है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा हम लोग रिलेशनशिप अभी तक स्टेब्लिश कर दिए। और अब हम लोग रिलेशन डिराइव करना चाह रहे हैं टेम्परेचर और, जैसे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में चाहिए हमको, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में तो प्रेशर को हमको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं प्रेशर को हटाने के लिए हम लोग PV इज इक्वल टू एनआरटी का मदद लेंगे, तो P इक्वल टू क्या हो गया, एनआरटी बाय V हो गया। तो इसको पुट कीजिए यहां पर, तो एनआरटी बाय V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट NRT, और V टू द पावर क्या होगा गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इंटू V टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इंटू V टू द पावर गामा -1 क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, T इंटू V टू द पावर गामा -1 कांस्टेंट हो गया। अब इसी ढंग से रिलेशन हम लोग निकालना चाहें अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, तो वो भी निकाल सकते हैं इसी ढंग से। हम लोग अब इस बार किसको हटा देंगे, प्रेशर और टेम्परेचर, तो वॉल्यूम को हटा देंगे, और उसके बदले क्यों लाएंगे, टेम्परेचर ले आएंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। चलो देखो इसको भी कर ही देते हैं। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का। तो इस बार क्या करेंगे, PV बराबर एनआरटी से हम लोग किसका वैल्यू लेके जाएंगे, इस बार V का वैल्यू लाएंगे, NRT बाय P हो गया तुम्हारा, ठीक है। और हमारा होता है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V का वैल्यू लाइए, हम लोग P को इस बार किसको हटा देंगे, हम लोग V को हटाएंगे, तो P इंटू क्या होगा तुमको, V का वैल्यू हो गया
nRT बाय P टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये क्या होगा तुम्हारा P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू दी पावर गामा, और एन आर पर तो कोई भी कांस्टेंट में चला जाएगा, कुछ भी एन और आर कांस्टेंट होता है। तो ये तुम्हारा रिलेशनशिप हो गया, पी टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू टी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको याद करने के बजाय तुम चाहे हमेशा डिराइव करके इसको ला सकते हो, मतलब कि T1 T2 हो जाएगा यहाँ पर, T1 P1, इस ढंग से रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब जैसे क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन बाय द गैस। जैसे अब एक्सप्रेशन हम लोग के पास रिलेशनशिप आया तो हम इसका यूज करके चाहें तो वर्क डन बाय द गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। पहले तो हम लोग पास रिलेशनशिप नहीं था, तो हम लोग जैसे पिछले लेक्चर में जो हम लोग वर्क डन निकाले थे बहुत से प्रोसेस में, जिसमें कि आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, तो उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस का नहीं निकाल पाए क्योंकि हम लोग पास पीवी के बीच में इन सबों का रिलेशन हमें पता नहीं था। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हम लोग गैस का डिफाइन किया मोलर हीट कैपेसिटी, तो उसके बाद हम लोग उसका रिलेशनशिप भी पीवी टू द पावर गामा हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में पता कर सके। तो हम लोग अब लिखते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन बाय गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन जो किसी भी गैस का होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV पूरे होल प्रोसेस का। तो इसमें तुम्हारा है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इन एडियाबेटिक प्रोसेस PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू K, दैट इज कांस्टेंट, K हो गया। तो P को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P को हम लोग लिख सकते हैं K बाय V टू दी पावर गामा, और K को हम लोग लिख सकते हैं, K को या तो तुम्हारा लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि है K को हम लोग लिख सकते हैं P1, अगर पहला प्रेशर P1 है, P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा इक्वल्स टू K। अगर वॉल्यूम इनिशियल P1 है, अब वॉल्यूम और प्रेशर इनिशियल P1, वॉल्यूम इनिशियल V1, प्रेशर फाइनल हो गया तुमको P2 और वॉल्यूम हो गया V2। तो ये रिलेशनशिप ले सकते हैं K के बदले, जब चाहे इसको स्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग। और अगर तुमको वॉल्यूम चेंज हुआ V1 से V2 तो टोटल वर्क डन हम लोग अब जैसे इसमें पुट कर देते हैं, तो W क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन P की जगह पर हम लिख सकते हैं K बाय V टू दी पावर गामा इंटू DV। P DV था तो P को हमने रिप्लेस कर दिया, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक चेंज करेगा, अगर इसका गैस का वॉल्यूम V1 से V2 चेंज कर रहा है तो हम तो हमारा तो K तो कांस्टेंट हो गया, तुमको K कांस्टेंट हो गया। V टू दी पावर गामा का मतलब V टू दी पावर माइनस गामा कर देंगे, तो V टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 इसका हो गया, और ये हो गया तुमको V1 से ये V2 तक का चेंज है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया V1 से V2 तक का चेंज हो गया। तो K का वैल्यू तुम्हारा जो है K, और K इंटू क्या होगा तुमको K बाय माइनस गामा प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, इंटू V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। इसको K से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो K को हम लोग चाहें तो जहां पर भी जरूरत है ये दोनों रिलेशनशिप पे हम लोग यूज कर सकते हैं। P1 V1 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा इज इक्वल टू K। तो K का दोनों बार में जो बेहतर रिलेशन के लिए हम लोग K का यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर आते हैं, अब चलिए यहां से लिखिए W इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, P1 V1 पर पावर क्या होगा तुम्हारा K से हम लोग माइनस गामा प्लस 1 रहने दीजिए यहीं पर, और K को यहाँ पर गुना कर दीजिए, K को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो K इंटू V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K इंटू V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। अब यहाँ पर K का वैल्यू पुट कीजिए आप, 1 बाय माइनस गामा प्लस 1 तो ये बाहर ही है तुमको, और K का इधर लिखते हैं P2 V2 टू दी पावर गामा। देखिए इसको लिखते हैं P2 V2 टू दी पावर गामा K2 को, और यहाँ पर है तुमको V2 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। चलिए माइनस क्या हो गया, इस K को लिख दिए P1 V1 टू दी पावर गामा, और V1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, और ये जगह P2, और ये तुमको जब पावर प्लस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1, तो P2 V2 माइनस P1 V1। तो
तो ये होगा तुम्हारा जो रिलेशनशिप है, इसको जैसे उसको अगर चेंज कर दें तो ये हो जाएगा P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा -1। अब गामा का वैल्यू कैसे अलग अलग गैस के लिए, जैसे गामा का वैल्यू जो है वर्क डन का तुम्हारा ये फार्मूला हो गया, तो वर्क डन हो गया तुमको एडियाबेटिक प्रोसेस P1V1 और गामा -1। गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, जैसा कि अभी हम लोग अभी तुरंत इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग अलग अलग गैसेस के लिए गामा का वैल्यू क्या होता है। Cp/Cv तो होता ही है, उसका वैल्यू Cp/Cv से बड़ा होता है, जाहिर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गामा का वैल्यू 1 से बड़ा ही होगा। तो जो वर्क डन का जो रिजल्ट आया हमारा अभी तक, दैट इज W इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या हो गया, W इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा -1। ये तुम्हारा हो गया W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा -1, और P1V1 को लिख सकते हैं हम लोग nRT1 माइनस nRT2 बाय गामा -1। ये हो गया वर्क डन का वैल्यू एडियाबेटिक प्रोसेस में। ये हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में ये वर्क डन का फार्मूला हो गया। तो क्या फार्मूला आ गया हमारा, P1V1 माइनस, देखो ये फाइनल मतलब ये उल्टा है, यहाँ ध्यान रहे, P1V1 माइनस P2V2 बाय गामा -1 या nRT1 माइनस nRT2 बाय गामा -1। तो जहां तक कि गामा की बात है, गामा जो है तो तुम्हारा क्या होता है Cp/Cv, और दूसरा रिलेशनशिप है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग गैस के लिए जो भी गैस होगा तो गामा का वैल्यू खैर 1 से बड़ा ही होगा, ये तो क्लियर है। R का वैल्यू जब R पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस, तो गामा का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। गामा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा ये। तो देखो जैसे कि तुम्हारा क्या है, गामा का वैल्यू जो होता है तुमको फॉर जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पर ही डिपेंड करता है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए, फॉर मोनोएटॉमिक गैस का मतलब समझ मारा होगा, जैसे हीलियम है, नियोन है, ये सब, जैसे HE हीलियम, नियोन, आर्गन, इस सब के लिए जहां पर मोनोएटॉमिक गैस होगा। तो गामा का वैल्यू क्या होगा, ये गामा का वैल्यू होता है तुमको, गामा का वैल्यू होता है 5/3 होता है, ध्यान रहे। फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है तुमको, 3 ट्रांसलेशन कंसिडरेशन होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताए हुए थे। तो इसका गामा का वैल्यू हो जाता है तुमको 5/3। फॉर डायएटॉमिक गैस गामा इक्वल्स टू, गामा जो तुम्हारा होगा फॉर डायएटॉमिक गैस, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर लिखना चाहोगे तो N2O2 Cl2 etc। तो गामा इक्वल्स टू इसका जो आता है तुमको, इसमें तुमको 2 फ्रीडम बढ़ जाता है, इसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी कंसीडर करते हैं, तो ये तुमको 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो इसका 7/5, यहाँ 2 प्लस कर दीजिए, 7/5 1.4 जैसे कि, और इसका 1.33 है, 1.67 इसका हो गया, 5/3 इसका हो गया। फॉर पॉलीएटॉमिक गैस गामा जो तुम्हारा पॉलीएटॉमिक गैस का मतलब है जैसे CO2 SO2 etc। तो गामा इक्वल्स टू हो गया 9/7, तो इसमें 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसका होता है 3 है तुमको, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनोएटॉमिक गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3। ये तुमको कौन होता है तुमको, ये तुमको होता है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन इन z डायरेक्शन, ये काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है इसमें, 3 मतलब 3 डायरेक्शन वेलोसिटी। और इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तुमको डायटोमिक गैस में, डायटोमिक गैस में 5 होता है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो गया, डायटोमिक गैस का 5 हो गया। डायटोमिक गैस का ये तुम्हारा डायटोमिक गैस का 7/5 है तुम्हारा, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशन का है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसमें जो होता है तुमको पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 7। इसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 2 वाइब्रेशनल, ये तुम्हारा ये 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसका। तो ये जहां तक कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से के साथ भी इसको गामा को रिलेट कर सकते हो, जैसे कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम उधर +2 है ऊपर,
तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब उसी इसी के आधार पर पार्टीशन एनर्जी का भी तुमको क्या होता है, पार्टीशन इसी के आधार पर करते हैं हम लोग। तो ये तुमको जो है मोनोटोमिक गैस में तुमको क्या हो गया, तुमको सिर्फ गामा का वैल्यू 5/3 ध्यान रहेगा, और दैट इज अगर गामा का वैल्यू हमको 3/5 है तो गामा से हम लोग क्या निकालते हैं, सीपीसीवी भी निकाला जा सकता है। और देखो जैसे कि अभी एक क्वेश्चन के रूप में जैसे देख लेते हैं इसको, और इसको जैसे कि अलग अलग क्वेश्चंस में भी हम लोग देखेंगे और इसका हम लोग डिराइव भी करेंगे क्वेश्चंस वगैरह। तो खैर अलग अलग जो भी एससी मार्क बुक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिस स्टूडेंट को भी दिक्कत हो कहीं भी, तुमको फिजिक्स में तुमको जो क्वेश्चंस बना रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स के भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे दिए हुए एससी मार्क बुक में, और थर्मोडायनेमिक्स में तुमको स्पेसिफिक कैपेसिटी में भी, इसमें भी काफ़ी बेहतर क्वेश्चंस हैं जो कि जे एडवांस वगैरह इस समय भी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसमें तुमको किसी भी स्टूडेंट को क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा हो तो कभी भी राइट लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तो हमसे किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हो। कहीं भी थ्योरी में कहीं दिक्कत हो, किसी भी टाइप के थ्योरी के लिए तो हमसे हेल्प ले सकते हो। तो ये तुम्हारा जैसे कि एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि है तुमको जो सिंपल जो कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी होगा उतना एक आध क्वेश्चन मैं देख लेता हूं। तो तुमको जैसे है डायटोमिक गैस के लिए कोई कहे कि सीपी कितना होगा फॉर डायटोमिक गैस, सीवी कितना होगा, देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट सीपी एंड सीवी फॉर O2 N2 डायटोमिक गैस के लिए, चाहे मतलब कोई भी निकाल सकते हैं, एक निकालने के लिए मैं बताता हूं। कैलकुलेट सीपी एंड सीवी फॉर O2 गैस, O2 गैस के लिए कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूशन गामा इज इक्वल टू CP/CV इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना होगा आपको, 7/5 फॉर डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस जैसा अभी बता रहे थे, तो गामा का हमको वैल्यू पता है, गामा इक्वल टू CP/CV इक्वल टू 7/5। तो CP इज इक्वल टू 7/5 CV ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और हम लोग इसके अलावा एक रिलेशनशिप जानते हैं हम लोग, CP-CV इक्वल्स टू R। तो हम लोग को CP का वैल्यू हमको 7/5 CV है हमारा, 7/5 CV माइनस CV इक्वल्स टू R। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो 2/5 CV इज इक्वल टू R। तो CV इज इक्वल टू 7R/2, और R का वैल्यू कितना होता है 8.3, जिसका पुट किया जा सकता है। तो CP ये कौन सा निकल गया, हमको निकल गया CV का वैल्यू आ गया तुम्हारा 5R/2 आ गया। तो CP इज इक्वल टू क्या हो गया, CV प्लस R दैट इज 5R/2 प्लस R दैट इज इक्वल टू 7R/2। ये तुम्हारा हो गया CP का वैल्यू और ये हो गया CV का वैल्यू। तो CP और CV का ये वैल्यू निकल गया हमारा। तो CP और CV का वैल्यू किसके लिए निकलेगा, डायटोमिक गैस के लिए। फॉर मोनोएटॉमिक गैस यही क्या रहेगा, फॉर अगर मोनोएटॉमिक गैस रहता है यही क्वेश्चन, फॉर मोनोएटॉमिक गैस तो CP निकलता हमारा 5R/2 और CV इसी टाइप से निकलेगा 3R/2। और फॉर पॉलीएटॉमिक गैस निकलता CP निकलता हमारा 7R/2, CP 9R/2 और CV निकलता 7R/2। तो ये तुम्हारा इन सब गैस के लिए तुम इसका वैल्यू तुम ध्यान रख सकते हो, पॉलीएटॉमिक गैस डायटोमिक, जो कि गामा के आधार पर इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। जहां तक कि देखो कोई भी गैस का अगर मोलर हीट, कुछ क्वेश्चंस होता है जिसमें कहा जाता है मोलर हीट कैपेसिटी बताएं, तो जैसे कि मोलर हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या होगा। तो एडियाबेटिक मोलर हीट कैपेसिटी किसी भी प्रोसेस का होता है, उस प्रोसेस में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के जितना हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी इन दैट प्रोसेस। तो अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में आप हीट ही सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो मोलर हीट कैपेसिटी उस प्रोसेस में क्या होगा, 0 होगा। देखिए मोलर हीट कैपेसिटी इन एडियाबेटिक प्रोसेस अगर कहें, मोलर हीट कैपेसिटी इन एडियाबेटिक प्रोसेस किसी भी प्रोसेस में होता है C इज इक्वल टू डेल्टा H/n डेल्टा T उस प्रोसेस में, और इसमें डेल्टा H एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था 0, तो C इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में C का वैल्यू मोलर हीट कैपेसिटी 0, एडियाबेटिक प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी 0। आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इज इक्वल टू 0, तो C बराबर क्या हो गया n डेल्टा H/n डेल्टा T।
तो डेल्टा टी अगर जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डेल्टा टी को जब जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में इन्फिनिटी हो जाएगी, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ेगा। तो आप कितनों डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है आपको, आप हीट देते रहिए, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल है तो क्या होगा, इन्फिनिटी हीट लग जाएगा। और इसमें क्या है, तुमको हीट देने का आपको अलाउ ही नहीं है टेम्परेचर बढ़ाने की, हीट कभी डेरिवेटिव में दे सकते, तो इसका इसी तरह से अलग अलग प्रोसेस के लिए तुमको जो क्वेश्चन एससी वर्मा में भी दिए हुए होंगे, उसमें तुम क्वेश्चन काफी बेहतर है, उसको तुम बनाओगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग इसका अगर क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को दिक्कत होगा, अगर उसका आता है रिकमेंडेशन तो उसको बताया जाएगा। जहाँ भी दिक्कत होगा तो कभी भी हमसे संपर्क भी कर सकते हो, उसके राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और जो भी तुम कभी पर्सनल उसी प्रॉब्लम के लिए तुम जो है अपना पर्सनल टाइम भी उसे परचेज कर सकते हो। और जो भी तुम्हें दिक्कत है किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में तुम डील करने के लिए तो हमसे संपर्क कर सकते हो, और तुम पर्सनल भी टाइम लेकर के हमसे जो है तुमको पढ़ाई को जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको हेल्प किया जा सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक पर तुमको हमसे मदद ली जा सकती है। बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड का हो या तुमको बोर्ड के साथ साथ तुम जो है जेईई मेंस एडवांस इन सब किसी भी टाइप के स्कूल एग्जाम या बोर्ड के लिए हो, जेईई मेंस है एडवांस है, उस ऐप पर तुम आकर के उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, और हमसे जाहिर है कि पर्सनल डाउट के लिए हमसे टाइम भी ले सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।